हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि हम जो प्रश्नोत्तरी कर रहे थे यूपीएचएससी की, उसी के थ्रू सर दोस्तों एक बार हम प्रश्नोत्तरी को करेंगे। हमारा एक वीडियो आएगा। दूसरा वीडियो यह आएगा कि आप सभी के पाठ्यक्रम में, नेट के पाठ्यक्रम में, यदि आप नेट के विद्यार्थी हैं तो आपके पाठ्यक्रम में, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपना सिलेबस हमें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा सकूं। ठीक है। अभी आज का ये वीडियो नेट के विद्यार्थी के लिए स्पेशल है दोस्तों, जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो आज चलिए और कहानी का हम मजा लेते हैं और आप देखिएगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं। और आपके पास ये किताब है तो आप उनसे पढ़ लीजिए, नहीं है तो मेरे ये वीडियो पे आपके नेट के पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ लगी हैं दोस्तों, जिनका कलेक्शन मेरे पास है। हम 21 कहानियाँ पूरी तरीके से आपको पढ़ा देंगे। आइए चलते हैं, आज की एक कहानी हम पढ़ेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता है ना, एक टोकरी भर मिट्टी है कि मिट्टी भर टोकरी है। तो आप आज से ये प्रश्न का आंसर जान लीजिए, एक टोकरी भर मिट्टी है। और इसका प्रकाशन 1903 में हुआ था। कहीं कहीं आपको 1901 भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है। और हिंदी की पहली कहानी है। कहानी कला की दृष्टि से यह क्या है, हिंदी की पहली कहानी है। और इसे देवी प्रसाद वर्मा ने इसे प्रथम कहानी माना है। ये भी प्रश्न बनता है। और ये कहानी किस पत्रिका में छपी थी, जबकि 1900 में आप जानते हैं इंदुमती कहानी थी और सारी कहानियां थी। तो ये कहानी स्पेशल छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी, याद रखिएगा। अब चलते हैं कहानी की तरफ और जहां से प्रश्न बनेगा हम आपको अवश्य बताएंगे दोस्तों। यह कहानी छोटी सी कहानी है, लेकिन एक परिवार की दर्द भरी कहानी है। एक व्यक्ति को हैवान से इंसान बनाने के लिए मजबूर हो जाता है व्यक्ति। तो आइए चलते हैं, जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही इसका आभास हो जाएगा और आप अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आपने माधवराम सप्रे के बारे में जान लिया और इनसे जितने भी प्रश्न बनेंगे हम प्रश्नोत्तरी पे बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ कहानी पे चलते हैं। किसी श्रीमान, ध्यान दीजिए, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता, मतलब जो बाउंड्री होती, आज की डेट में आप समझेंगे बाउंड्री, लेकिन हाता गांव में अभी भी बोला जाता है। हाता, महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा, मतलब बहुत बार कहे। कौन कहा? श्रीमान जमींदार। जमींदार का नाम यहाँ इंडिकेट नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा ले, पर वह तो, ठीक है, वह हटाने के लिए बोल रहे थे, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। इसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र, कौन कौन? प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आपसे ये बनेगा कि कितने बरस की कन्या थी, तो याद रखिएगा 5 बरस की कन्या थी। ठीक है। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, मतलब उसके जीने के लिए एक सांस के समान थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां निकलना नहीं चाहती। तो वो भी चाहती थी, जब मतलब इसका मतलब यही है कि वो यही चाहती थी कि पति भी इसी झोपड़ी में मरा, पुत्र भी मर गया और पतोहू भी मर गई, तो हो सकता है मेरी भी जिंदगी यही हो। यहीं से जाने के लिए मतलब कि भगवान एक भरोसा दे दिए हूँ कि मैं भी यहीं से चली जाऊंगी। ठीक है। तो क्या हुआ कि उस समय जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती थी तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया।
देखिए उस समय भी 1900 ईस्वी में भी यही दशा थी, आज के समाज में भी यही दशा है दोस्तों। आज भी लोग जितने अमीर लोग हैं गरीबों को इस तरीके से सताते हैं, कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। ठीक है, कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। मतलब उनके कार्यकर्ता वहां वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, उसी समय वह विधवा टोकरी लेकर, मतलब एक टोकरी लेकर पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मतलब जो उसकी एक पोती थी वो खाना पीना छोड़ दी थी। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि यह झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ठीक है, पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए। तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं, श्रीमान से आज्ञा दे दी। ठीक है, श्रीमान जी क्या किए, आज्ञा दे दी। अब दोस्तों आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको अंडरलाइन करके आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बात का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा अब बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं, मतलब रख लूं। ठीक है, चलिए जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। मतलब वो उठा नहीं पाए। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। ठीक है, आगे चलिए देखिए। विधवा न उठाई जाएगी, यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और आप इस टोकरी में, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। ठीक है, आप ही इस बात पर विचार कीजिए। महिला ने विवश कर दिया उन्हें सोचने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे वहाँ बच्ची कही ना कि मैं बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती, कहती है कि अपने ही घर चलो, वहीं की रोटी खाऊंगी। तो बच्चा का घर घर होता है, जिससे उसे प्रेम है व्यक्ति वही रह सकता है। इसी तरीके से एक रंगभूमि उपन्यास में झोपड़ी जला दी जाती है। उसमें एक बच्चा कहता है, बार बार पूछता है कि कितनी बार झोपड़ी जलेगी उतनी बार झोपड़ी बनेगी भी। आइए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आप आनंद लीजिए, पूरी कहानी पढ़िए। आपसे यह निवेदन करूंगी कि जब तक आप पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे तो सार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखिए हमारे पास 21 कहानियां पूरा हैं दोस्तों। ठीक, आप इन्हें ध्यान दीजिए। वहीं पे फिर जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। मतलब जो व्यक्ति क्या कर रहा था, मतलब कि दूसरे की चीज ले रहा था और फिर
वहाँ पे उनको देने के लिए इनकार कर रहे थे। अब आप देखिए इसका विषय एक बार देख लीजिए। कर्तव्य है, धन का गर्व है, विधवा का निर्मल मन है, जमींदार का अहंकार है, भ्रष्ट वकील का संकेत है, मानवता की जीत है, सुखद अंत है। जमींदार द्वारा अपने महल अहाते के लिए बुढ़िया की झोपड़ी लिए थे। पात्र आप देख लेंगे, बुढ़िया है, जमींदार है, पोती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इसे अवश्य शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।